जीएसटी के ड्यूअल कंट्रोल को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को दूर करने के लिए आज जीएसटी काउंसिल की अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। दरअसल डीमोनेटाइजेशन का कुछ राज्यों ने विरोध किया है। ऐसे में केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल की औपचारिक बैठक से पहले इस मुद्दे पर सहमति बनाना चाहती है। आपको बता दें कि संसद के मौजूदा विंटर सेशन में भी जीएसटी बिल पेश होना है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर सत्र में जोरदार हंगामा चल रहा है। अब सरकार जीएसटी के मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। आलोक, ड्यूअल कंट्रोल को लेकर काफी विवाद चल रहा है और राज्यों की कुछ खास मांग है, खासकर वर्टिकल कंट्रोल में भी और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल दोनों में वो अपना से चाहते हैं। आज उस पर कुछ बात बनी? देखिए, अभी तक बैठक जो है प्री लंच चल रही थी, उसके बाद लंच हुआ है और अभी तक कोई बाहर नहीं निकला है इस बारे में बातचीत करने के लिए कि आखिर बैठक में हुआ क्या। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की बात हो रही है, तो इसी मुद्दे को लेकर यहां तमाम जो राज्यों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे का कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सके, क्योंकि ये मुद्दा इतना पेचीदा है कि जिसमें कोई भी राज्य अपना इंटरेस्ट लूज़ नहीं करना चाहता। राज्यों की मांग है कि 1.5 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड रखा गया है, 1.5 करोड़ से जो नीचे के तमाम जितने भी टैक्स पेयर हैं, उन 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले, वो उस पर स्टेट का कंट्रोल रहे। उसके ऊपर जो हो उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रहे। लेकिन सेंटर ये चाहता है कि अब ये जो 1.5 करोड़ का जो स्लैब बनाया गया है, वो स्लैब नहीं न रहे और पूरे जितने भी टैक्स पेयर बेस है उसमें हिस्सेदारी बांट ली जाए ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। लेकिन राज्य चाहते हैं कि 1.5 करोड़ से नीचे उनके पूरे अधिकार में रहे टैक्स वसूलने का, और साथ ही साथ जो मसला अटक रहा है वो सर्विस टैक्स पे भी अटक रहा है, क्योंकि केंद्र ने पहले ये बताया था करीब देश भर में 11 लाख सर्विस टैक्स पेमेंट करते हैं लोग, और उनका जो वसूलने की जो अधिकार है वो केंद्र का ही रहेगा। बाद में धीरे धीरे उसमें राज्यों को शामिल किया जाएगा। लेकिन कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस मामले को लेकर केंद्र से विरोध जताया था, क्योंकि ये जो डाटा है 11 लाख का वो बहुत कम है और जो लेटेस्ट डाटा है करीब 30 लाख करीब सर्विस टैक्स पेयर हैं। तो ऐसे में जो डाटा पर भी बात हुई थी और इस तरह के जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात हो रही थी वहाँ पर भी बात हुई। लेकिन अभी तक क्या इस मुद्दे पर समाधान निकल रहा है? क्या सरकार की तरफ से जो प्रपोजल है कि इस 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले जो थ्रेशोल्ड है उसको ही खत्म करके पूरा एक वर्टिकल बन जाए और इसमें आधे आधे हम लोग बांट लें, तो ये सारे डिस्कशंस यहाँ पर चल रहे हैं और देखना है कि क्या एक हल्के फुल्के जो माहौल में जो यहाँ बैठक चल रही है पर यहाँ पर प्रवासी भारतीय केंद्र में, क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इसका सॉल्यूशन निकल पाता है? क्योंकि अगर नहीं निकला तो आने वाले दिनों में जो अगले इसी हफ्ते 23 बिल्कुल आलोक, ये काफी स्टिकी इशू है और सरकार चाहती है कि अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू कर सके और उसके लिए आम सहमति बननी बहुत जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर है जिस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। रिजर्व बैंक ने भारत में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत शरिया नियमों पर आधारित बैंकिंग शुरू करने का प्रस्ताव है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शुरुआत में साधारण प्रोडक्ट लॉन्च होंगे जो सामान्य बैंकिंग की तरह होंगे। देश में इस्लामिक बैंकिंग चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पीटीआई की ओर से दाखिल आरटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक दोनों चाहते हैं कि इसके जरिए समाज के उन तबकों को बैंकिंग से जोड़ा जाए जो धार्मिक वजहों से बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं। आरबीआई ने इस बारे में टेक्निकल एनालिस्ट रिपोर्ट तैयार की है जिसके वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। इस्लामिक या शरिया बैंकिंग ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम होता है। इस्लाम में ब्याज लेने की मनाही है। आलोक हमारे साथ हैं। आलोक, फाइनेंशियल इंक्लूजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ा कदम माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो एक माइनॉरिटी का खास सेगमेंट है, खासतौर से इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए और इसी वजह से अगर देखें तो बैंकिंग सिस्टम में जो उनकी भागीदारी है फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी कम है। लेकिन सरकार चाहती है कि ये तमाम जो लोग हैं ये बैंकिंग सिस्टम से जुड़ें। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सरकार का सपना है कि हर एक आदमी का बैंक में खाता हो और पूरा सिस्टम चले ताकि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबकी भागीदारी बराबर हो। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर सरकार
सरकार आगे बढ़ रही है। और इसी के संदर्भ में जैसे ही रघुराम राजन की विदाई हुई आरबीआई से, उसके बाद से इसका प्रपोजल शुरू हो गया, क्योंकि रघुराम राजन इसके पक्ष में नहीं थे। उसके बाद जब से उर्जित पटेल आए हैं तब से एक बार फिर से आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया है और उसको वित्त मंत्रालय को भेजा है कि किस तरह से जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया जाए। तो इनिशियली इस तरह का प्रपोजल आया है कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है उसी में एक विंडो बनाया जाए जिसमें तमाम तरह के जो सिंपल प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर दिए जाएंगे और उसमें इंटरेस्ट फ्री रहेगा वो। तो ऐसे में इससे जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं जिनके धर्म में ये मान्यता है कि इंटरेस्ट लेना गुनाह है, तो ऐसे में उस प्रोडक्ट से जुड़ने में उनको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होगी। और धीरे धीरे करके एक चरणबद्ध तरीके से एक पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया जाएगा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का, शरिया कानून के तहत जो बैंकिंग चलेगा। क्योंकि अगर देखें तो देश में इस तरह के शरिया कानून के पर आधारित बैंकिंग सिस्टम का कोई अनुभव नहीं है। तो धीरे धीरे सरकार चाहती है कि ऐसे कुछ विंडो खोल के धीरे धीरे इसको अलग किया जाए। तो अभी ये प्रपोजल है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आया है, देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह का ये विंडो काम करेगा। जी बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सरकारी बैंकों में बढ़ते एनपीएस का खामियाजा शेयर होल्डर्स को भुगतना पड़ रहा है। FY16 में 22 में से 16 सरकारी बैंकों ने डिविडेंड का ऐलान नहीं किया। इन बैंकों में पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। जिन 6 सरकारी बैंकों ने डिविडेंड दिया भी है वो भी काफ़ी कम है। बैड लोन की प्रोविजनिंग की वजह से ज़्यादातर सरकारी बैंक दूसरी तिमाही में घाटे में रहे हैं। पीएसयू बैंकों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार की है। इस साल सरकार को मिलने वाले डिविडेंड में 67% की गिरावट आई है। सरकार को सरकारी बैंकों से इसके बाद सिर्फ 1444 करोड़ का डिविडेंड मिला, जबकि पिछले साल ये रकम 4300 करोड़ के करीब थी। इस साल एसबीआई ने सरकार को सबसे ज़्यादा 1214 करोड़ का डिविडेंड दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।